देखिए, संघ की कार्यपालिका हमने स्टार्ट की थी कल। अच्छा, संघ की कार्यपालिका। पहला टॉपिक राष्ट्रपति स्टार्ट किया था। इसमें क्या क्या मैंने डिस्कस कर दिया था, इस पर अगर हम बात करें तो मैंने पद समझा दिया था। ये बताया था कि कार्यपालिका शक्तियां का राष्ट्रपति में निहित होंगी। निर्वाचक मंडल का भी जिक्र हो गया था। फिर निर्वाचन की रीति क्या होगी, इस पर बता दिया था। रीति के बाद हमने ये बताया था कि पदावधि कैसे, योग्यताएं पर डिस्कशन हो गया था, और शपथ, शर्तें, महाभियोग की प्रक्रिया तक हो गई। आर्टिकल हम लोगों ने जो ये पढ़ा था, आर्टिकल 53, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमें पता है, इसमें एक बात लिखी कि राष्ट्रपति के पास सभी कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। तो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, डाल लीजिए राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। कौन कौन सी शक्तियां हम लोग यहां पढ़ेंगे? एक कार्यकारी शक्तियां इसकी पढ़ेंगे हम लोग, दूसरी विधायी शक्तियां पढ़ेंगे हम लोग, तीसरी न्यायिक शक्तियां पढ़ेंगे, चौथी हम सैन्य शक्तियां आपको पढ़ेंगे, और पांचवी आपातकालीन संबंधित शक्तियां पढ़ेंगे। एक एक पर हम बात करेंगे। पहली हेडिंग बनाएंगे कार्यकारी या कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। ठीक, और समझेंगे एक आर्टिकल। आप हेडिंग बनाएंगे आर्टिकल 53 क्लॉज 1। इसमें क्या लिखा है, लिख लीजिए कि सभी कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। सभी कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। देखिए, क्वेश्चन सेट करने के लिए या हैंडल करने के लिए हम कहें तो इसमें वो केवल 2-3 काम करता है। एक, सबसे पहला नियुक्ति। तो पूछा जाए किसकी किसकी नियुक्ति करता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले वो करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। कार्यकारी शक्ति के तहत वो उसे क्या नियुक्त कर देता है, प्रधानमंत्री। ठीक। दूसरा, अगर पूछा जाए और किसकी नियुक्ति करता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की, मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की, मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर। पहले मैं अब क्वेश्चन कवर करा रहा हूं कि नियुक्तियां कौन कौन करता है, क्लेसिफाइड करते हैं, लिखते जाइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, मंत्री परिषद के मंत्रियों की पीएम की सलाह पर नियुक्ति करेगा। तीसरी बात समझेंगे ध्यान से, जितने भी संवैधानिक संगठन हैं, संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य अब बहुत लोगों को संवैधानिक संस्था ही नहीं पता है, तो समझे
जिन संस्थाओं का संविधान में उल्लेख है उन सभी के चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो उनकी नियुक्ति क्या करेगा, यही करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको पता है कि आर्टिकल अगर हम कहें, एक हमारे ऑफिस है आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, समझे? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। दूसरा अगर हम कहें तो हमें पता है आर्टिकल 165 है, हालांकि संवैधानिक संस्था इसकी राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करेगा लेकिन राज्य के स्तर पर है, ठीक। या हम कहें सिंपल हम कहें कि 280 आपने सुना होगा, 280 में क्या है, वित्त आयोग। 324 आर्टिकल आपने सुना होगा, क्या है, निर्वाचन आयोग। 315 से 323 तक सुना हो या 315 सुना हो, यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, ठीक। ये जितने भी आयोग हैं, संवैधानिक संस्था हैं, उन सबके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। यानी अभी हम आगे संवैधानिक संस्था टॉपिक पढ़ाएंगे, तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके सभी के अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हों, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। बात क्लियर? अब क्या है ये कुछ गठन भी करता है। हमारे यहाँ वित्त आयोग कोई परमानेंट नहीं है, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का गठन ये करता है हर 5 वर्ष पर, और कहा जाता है कि एक राष्ट्रीय परिषद का भी गठन करता है, राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। तो ये 2 मेजर गठन है इसके जो ये करता है, ये भी लिख लें। तो नियुक्ति मैंने शॉर्ट में करवा दी प्रधानमंत्री, मंत्री और सभी संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं हम अभी कवर करेंगे। और आगे बताएं। अब तीसरा इसकी कार्यकारी में ही कि सभी काम इसी के नाम से होते हैं, जितने काम होंगे वो किसके नाम से होंगे, इसी के नाम से। तो आप लिख लीजिए कि सभी संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो हमें कार्यकारी में इतना ही याद रखना होता है, ठीक। तो हम कहें कि कार्यकारी में क्रोक्स में अगर हम बहुत कोर में याद रखना चाहें तो कार्यकारी शक्ति के तहत वो नियुक्ति करता है, कुछ गठन करता है और अपने नाम से क्या करवाता है, काम करवाता है। तो ये इसकी क्या है, कार्यकारी शक्तियां होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की, दूसरी हेडिंग बनाएंगे विधायी शक्तियां। सत्रावसान, संयुक्त बैठक, अध्यादेश और बैठक। पहले इतने पर फोकस करो हम क्या बताना चाहते हैं, विधायी शक्ति में राष्ट्रपति किसी भी सदन का सत्र बुला सकता है, समझ रहे? किसी भी सत्रावसान मतलब क्या है, सत्र को समाप्त कर सकता है, ठीक है। और अगर हम संयुक्त बैठक कहें तो संयुक्त बैठक भी बुलाने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति। हमने क्या बताया, अध्यादेश जारी करने का। अभी अध्यादेश पर डिटेल में हम समझाएंगे अध्यादेश का कॉन्सेप्ट। अध्यादेश जारी भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति। चुनाव के बाद की पहली बैठक हो या वर्ष की पहली बैठक हो, उसे संबोधित भी कौन करता है, राष्ट्रपति। ये सब इसकी किसके अंतर्गत आते हैं, विधायी शक्ति। थोड़ा और ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसे विधेयक हों, जिन विधेयक को जो राज्य से संबंधित हो, राज्य से संबंधित मतलब क्या, उनके क्षेत्र में परिवर्तन से हो, नाम में परिवर्तन से हो, सीमा में परिवर्तन से हो, या हम दूसरी बात कहें ऐसा कोई विधेयक जिसमें कृषि आय की परिभाषा में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, या ऐसा कोई विधेयक जिसमें व्यापार या वाणिज्य से रिलेटेड कोई चीजें हैं, वो हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन से विधेयक हमने बताया, जो राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन, और क्या बताया कि कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन, व्यापार वाणिज्य से संबंधित कोई विधेयक हो तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो वहां प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। ये भी इसके किसके अंदर आता है, विधायी शक्ति के अंदर।
तो विधायी शक्ति मेजर इसकी यही है। एक तो क्या है, सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त, सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त कर देना, संयुक्त बैठक को बुलाना, अध्यादेश जारी करना, और चुनाव के बाद की पहली बैठक हो या वर्ष की पहली बैठक हो उसे संबोधित करना। ये लिख लीजिए विधायी शक्तियों में। अगली बात करते हैं हम लोग। इसी में अगर अब हम समझना चाहें कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका हम चलिए पहले शॉर्ट में आज सभी बता दें शक्तियां हैं। मैंने कार्यकारी बता दी, विधायी बता दी आपको। अब जो शक्तियां हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी हैं? न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, जुडिशरी पावर, ध्यान से समझिए। इसी के तहत वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। और इसी के तहत उसे मिलती है क्षमादान शक्ति। और यहां से पूछा जाता है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 72 में है क्या? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो हेडिंग डाल दीजिए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद डाल दीजिए 72 72। समझाते हैं क्या क्या है। पहला तो पॉइंट एक समझे यहां से कि राष्ट्रपति किन विषयों पर कब क्षमा करेगा। तो हम पहला क्या है, कब क्षमा कर सकता है, कर सकता है। पहला, संघ सूची का कोई विषय हो, या हम दूसरा कहें कि समवर्ती सूची का कोई विषय हो। तीसरा, न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड दे दिया हो। चौथा, या कोई सैन्य न्यायालय ने उसे क्या दिया हो, दंड दिया हो। यानी संघ सूची में उल्लेखित विषय का विषय कोई अपराध उसने किया है, उसका उल्लंघन किया है समवर्ती सूची के विषय पर, और कहां, या सैन्य। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन चारों परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी कौन शक्तियों का यूज कर सकता है? क्षमा। ठीक, अब इसी में समझेंगे क्षमा 5 प्रकार की होती है। पहला जो होता है हम समझेंगे जिसे हम कहते हैं लघुकरण। पहला क्या होता है? लघुकरण। इसमें देखिए क्या होता है, हम याद रखेंगे दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है। प्रकृति, प्रकृति थोड़ा प्रैक्टिकल समझे, नेचर ही चेंज कर देते हैं। जैसे किसी को हमने फांसी दी और उसे कारावास में बदल दिया, मतलब किसी व्यक्ति को सपोज करो फांसी की सजा दी गई थी और फांसी उसकी समाप्त करके हमने क्या कर दिया, उसे कारावास में बदल दिया, तो हम कहेंगे कि उसका क्या कर दिया है? लघुकरण कर दिया। दूसरा समझना, परिहार। इसमें हम मात्रा बदल देते हैं दंड की। मात्रा का मतलब मान लीजिए किसी को 20 साल की सजा हुई थी, घटा के हमने 5 साल कर दी, तो इसमें क्या बदल देते हैं? मात्रा। तीसरा होता है विराम। कोई विशेष परिस्थिति आ गई, जैसे मान लीजिए महिला गर्भवती, उसे मृत्युदंड दिया गया लेकिन वो पता चला गर्भवती है, तो उसकी कुछ समय के लिए सजा को टाल दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर देना, ठीक, या टाल देना। ठीक। चौथा, प्रविलंबन। प्रविलंबन, इसमें सजा को कम नहीं किया जाता है लेकिन सजा को टाल दिया जाता है कुछ समय के लिए। जैसे फांसी ही दी जाएगी लेकिन कुछ समय पश्चात दी जाएगी। जैसे सपोज करिए निर्भया के जो मामले में आरोपी थे,
सामाजिक आक्रोश ना हो या कुछ ऐसा हो, उसकी वजह से कुछ समय के लिए सजा को क्या किया, रोका गया। तो आप लिखेंगे सजा को कम नहीं किया जाता है परंतु कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। सजा को कम नहीं किया जाता है परंतु कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। और फिर अंतिम है क्षमा। इस क्षमा का अर्थ होता है कि कभी अपराध हुआ ही नहीं। क्षमा का मतलब क्या होता है कि अपराध हुआ ही नहीं, मतलब पूर्ण क्षमा कर देते हैं, पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया जाता है। इसका तात्पर्य क्या निकालते हैं हम, कभी अपराध हुआ ही नहीं। तो क्या ये सब समझ में है आपको? अब सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियों में देखिए पहली बात तो पूछा जाए कि देश का सेनाध्यक्ष कौन होता है, तो यही होता है। यानी तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति होता है। और ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो और चाहे वायु सेना। तीनों सेनाओं की क्या करेगा, प्रमुखों की नियुक्ति करेगा। समझ आ रही बात है? ठीक। डिटेल बढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे ये संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा और वापसी भी लेता है। अब एक लास्ट बची है संक्षेप में करने के लिए, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों को समझें। पहली बात तो हमने ली कहां से ही है, जर्मनी के बीमर संविधान से। तीन तरीके का आपात हमारे यहां होता है। पहला डाल देंगे राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जो है वो वित्तीय आपात है। पहले थोड़ा समझ राष्ट्रीय आपात तीन परिस्थितियों में बनता है। अगर हमारा क्या हो, कोई हम पर बाह्य आक्रमण कर दे, थोड़ा बाह्य आक्रमण समझिए, जैसे सपोज करो पाकिस्तान या चीन भारत पर आक्रमण कर दे, और अगर हम उसका जवाब दें तो हम कहेंगे कि हम युद्ध में आ गए, समझे। और तीसरी कंडीशन हमारे संविधान में पहले आंतरिक अशांति लिखी थी, जिसे अब हटा दिया गया है, वहां पर हम लेकर आ गए हैं सशस्त्र विद्रोह। और सशस्त्र विद्रोह का मतलब लोगों को नहीं समझ आता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सशस्त्र विद्रोह का मतलब आपको पता है कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं हमारे देश में भी जो चाहते हैं, इस भारत सरकार को नहीं मानते। जैसे एक ग्रुप सुना हो, नागालैंड में है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट करके है, NSCN करके, वो नागाओं का ग्रुप है और वो खापलांग करके चलता है। वो एक कहता है कि हम इस सरकार को नहीं मानते। ऐसे आपको होता है नक्सलवादी ग्रुप है या नहीं, इंसर्जेंसी बहुत सी चलती हैं, तो वो क्या, ये लोग शस्त्र उठा ले और क्या कर दें, विद्रोह कर दें। तो तीन परिस्थितियों में हमारे यहाँ क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा। तो ध्यान से समझें। अब बहुत ऐसे तो राष्ट्रीय आपात का हमारे यहाँ प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 352। राष्ट्रपति शासन किस में है, 356 और 365 से भी कहते हैं लग सकता है। और 360 में क्या है हमारे यहाँ, वित्तीय आपात। तो पहले आपको समझ आया कि राष्ट्रीय आपात कब लगेगा। अब एक चीज समझिए, राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, केवल संवैधानिक विफलता, जो संविधान में लिखा है अगर उसका पालन नहीं हो पा रहा है, संवैधानिक विफलता के केसेस में हमारे यहाँ क्या लग जाएगा। और वित्तीय आपात केवल दो में लगेगा। देखिए जैसे क्या, जब हमारी साख खतरे में हो, साख खतरे में समझते हो, और या हमारे यहाँ वित्तीय अस्थिरता आ जाए। बताइए क्या होता है साख खतरे में। जैसे सपोज करिए ऐसे समझिए, आप किसी क्षेत्र में बहुत विश्वसनीय हैं, आप किसी से भी पैसा मांगते हैं और आपको पैसा मिल जाता है, इसका मतलब आपकी क्रेडिट या साख अच्छी है। और आप किसी सबसे पैसा मांग रहे हैं, आपको कोई पैसा ही देने को तैयार नहीं, तो इसका मीन्स आपकी साख खतरे में आ गई। समझ, ऐसी स्थिति बन जाए कि हमारे देश को कोई देश पैसा ही देने को तैयार ना हो। जैसे कि देखिए श्रीलंका कहते हैं कि बिल्कुल डूबने की कगार पर जा रहा है,
और उसे हो सकता है कि ऐसी स्थिति बन जाए भविष्य में देश पैसा देने से क्या कर दें, मना कर दें, तो हम कहेंगे कि उसकी साख खतरे में है। अब वित्तीय स्थिरता का मतलब क्या है कि पैसा सबके पास खूब है और वस्तुएं सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हम कहेंगे कि उस परिस्थिति में क्या लगेगा, हमारे वित्तीय आपात लगेगा। तो क्या संक्षेप में यह समझ में आ रहा है कि कैसी स्थितियां बने? संवैधानिक विफलता समझ रहे हैं क्या है? जो संविधान में लिखा उन नियमों का पालन ना हो रहा। तो ये आर्टिकल पहली बात तो बहुत पूछे जाते हैं, तो 352, 356 और 360 4 के अंतर पर याद रहेंगे। कारण सबके समझ में आ गए, किस देश के संविधान से लिए गए। अब फिर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो डिटेल में आगे कवर करेंगे। आर्टिकल 19 पीछे मैंने पढ़ाया था, आर्टिकल 19 अगर इन दोनों के आधार पर आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपात लगा है, तो हमारा अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद स्वतः निलंबित होने का मतलब क्या है कि हमें लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं अब मिलेंगी नहीं। मीन्स क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी प्रतिबंधित हो गई। हम कहीं भी आ जा नहीं सकते, हम कोई भी वृत्तीय व्यवसाय नहीं कर सकते, यानी जो देश बताएगा वो हमें करना पड़ेगा। मीन्स देश का जो सरकार बताएगी वो हमें करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे? लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। और एक बात याद रखें कि राष्ट्रपति भी इसे निलंबित नहीं कर सकता अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, क्योंकि हो सकता है कि मुट्ठी भर लोग जो सत्ता में बैठे हो वो तानाशाही कर रहे हो, ये भी तो हो सकता। तो ये भी हमारे संविधान में लिखा है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हम अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? तो ये आपात सकते हैं, समझ में आई? चलिए आगे देखिए। इसी में अच्छा ये भी लिख लो, लिखा ही नहीं। आर्टिकल 358 लिखिए, जब राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, जब राष्ट्रीय आपात युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण लागू होगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 359 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, राष्ट्रपति को पास यह शक्ति है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। बात समझ में आ रही थी? तो ये आपातकालीन शक्तियों में हमने आपको चीजें संक्षेप में बताई। हम लोग भाग 18 में पढ़ेंगे ही पूरा आपातकालीन प्रोविजन के बारे में कि आपातकालीन प्रावधान क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे वो इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है पूरा। तो संक्षेप में हम कहें तो हमने क्या क्या समझ ली? कार्यकारी शक्तियां क्या है, विधायी शक्तियां क्या है, और आपातकालीन सैन्य और न्यायिक समाधान समझ। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इससे बहुत ऐसे करके पूछे जाते हैं। एक तो ये हम सबसे पहले आपको समझाते हैं आर्टिकल 123, अभी इस पर हमने जिक्र भी किया थोड़ा सा। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस की पावर क्या है राष्ट्रपति की। तो पहला अगर समझना है कि कब आएगा, पहली बात तो ये समझो कि ये क्या है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये तात्कालिक कानून है। कैसा कानून है? तात्कालिक कानून। जैसे प्रैक्टिकल अगर समझना है तो कब हमें पता चला, जैसे सपोज करो कि कोई ऐसी अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो जाए जिसके लिए अभी हमारे यहाँ कानून नहीं है और उससे निपटने के लिए हमें राष्ट्रपति को लगे तो वो इस तरीके का कानून लेकर आ सकता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? अध्यादेश। जैसे सपोज करिए मैं बता दूं, जब निर्भया कांड हुआ या बहुत से कोई मान ली रिपोर्ट आई जिसमें यह पता चला कि बच्चियों के साथ बहुत बलात्कार हो रहे हैं लगातार,
और सरकार के पास उसे कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई कानून भी नहीं है। और पता चले कि अभी हमारे जो सदन है वो भी सत्र में नहीं है, मतलब उनमें बैठकें नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति क्या सदनों के सत्रों को चलने का इंतजार करेगा और वो कहेगा कि अब कोई और फिर ऐसा केस आए तब हम कानून लेकर आए? नहीं। तो उसे तात्कालिक क्या है, क्योंकि उसने बता लोगों के सेवा और कल्याण की शपथ ले रखी है, वो तात्कालिक कानून लेकर आएगा। इसीलिए राष्ट्रपति को हमने क्या दिया है, अध्यादेश की बात। वो क्या करेगा कि सदन में जब बैठक होगी तब बैठक होती रहेगी, तब तक उसे रोकने के लिए जो प्रावधान हो सकते हैं वो प्रोविजन लेकर आएगा और उसी को हम अध्यादेश के रूप में लागू करेंगे। मतलब क्या है, हमने बताया कि अप्रत्याशित रूप के अकस्मात अगर कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाए जिसके लिए कानून नहीं है और वो परिस्थिति से निपटने के लिए हमें कानून की आवश्यकता है, तो हम क्या लेकर आते हैं, अध्यादेश। बात क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने जो समझाया वो समझ आ रहा है आपको? ठीक। तो तात्कालिक कानून है, पहली बात समझ आई। दूसरी अब समझिएगा, इसमें ये कब हम ला सकते हैं। पहली स्थिति है कि दोनों सदन सत्र में ना हो, दोनों सदन सत्र में ना हो, या दूसरी स्थिति क्या है, एक सदन सत्र में है लेकिन दूसरा ना हो, तब हम ला सकते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक। अगर पूछा जाए फिर क्या होगा, ये जब सदन सत्र में आएंगे तब उसके 6 सप्ताह के भीतर पारित होने चाहिए। कितने पीरियड में? 6 सप्ताह। और अगर 6 सप्ताह के भीतर पारित हो गए तो ये 6 माह तक लागू रहेंगे। कितने समय तक लागू रहेंगे? 6 माह। बात समझे? एक बात और याद रखिए, दोनों सदनों में पारित होना चाहिए 6 सप्ताह के भीतर। एक चीज और ध्यान से यहां से समझिएगा, अगर सपोज करिए कि एक सदन की बैठक हो रही 1 तारीख को, दूसरे की हो रही 15 तारीख को, तो कब से समय जोड़ा जाएगा? 15 तारीख से। यानी दूसरे सदन की जब बैठक पुनः होगी वहां से 6 सप्ताह समय जुड़ेगा। साथ साथ सत्र चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ नहीं सत्र चलेंगे तो दूसरा सदन जब सिटिंग में आएगा तब से टाइम पीरियड को ऐड किया जाता है 6 सप्ताह। बात समझ में आ रही इतनी? ठीक। तो हमने क्या बताया कि 6 सप्ताह, अगर ये अनुमोदित नहीं होते तो 6 ही सप्ताह लागू होंगे, और अगर ये पारित हो जाए तो क्या तब लागू हो जाएंगे? 6 माह। और अगर पारित होकर कानून बन जाए तो फिर तो वो कानून हमेशा के लिए लागू हो जाएगा। ठीक। अब एक चीज और समझिए, अगर कोई कहे कि मान लीजिए कि कोई अध्यादेश आया तो वो अध्यादेश सिटिंग हुई नहीं तो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? मतलब बैठक ही नहीं हुई सत्र के बीच में तो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता? तो 6 माह तक लागू। कारण क्या है, हमारे यहाँ लिखा है कि 2 बैठकों के बीच में सदन की 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। बात समझ पा रहे? अगर कोई भी सदन सत्र में नहीं आ रहा है, ठीक, तो अधिकतम कितनी देर अध्यादेश जारी रह सकता है? 6 माह। वो ऑप्शन देते हैं 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह और 6 माह। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 माह। ठीक। तो ये बात भी यहां से समझना है। तो अध्यादेश के बारे में हमने आपको क्या क्या बताया कि अध्यादेश के अनुच्छेद में 123 में, ऐसे राज्यपाल का 213 में है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम समझाते हैं वीटो पावर, वीटो शक्तियां। हमें 3 वीटो समझने हैं। एक आत्यांतिक वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, दूसरा निलंबनकारी वीटो, और तीसरा अगर हम कहें तो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। आत्यांतिक वीटो समझिए। पहली बात तो ये समझिए, इसमें क्या होता है, कोई भी अपनी सहमति को पूर्णतः रोक ले, समझे सहमति को, और ये किस पर होता है? हमेशा गैर सरकारी विधेयकों पर होता है। गैर सरकारी विधेयक मतलब जिन्हें कोई सांसद प्रस्तुत करता है। क्या हमारे यहाँ कभी आत्यांतिक वीटो यूज हुआ? हाँ, यूज हुआ है। आपको पता है हमारे यहाँ एक विधेयक आया था सांसदों, ऐसे लिख लीजिए, विधेयक का नाम है संसद सदस्य, संसद सदस्य
वेतन भत्ता अधिनियम, उस पर यूज किया गया था कौन सा वीटो? एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया कि जिस पर राष्ट्रपति अपनी पूर्ण सहमति रोक ले उसे, जैसे कोई अनुमति ही ना दे तो उसे हम क्या कह देते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। वीटो मतलब रोकना होता है, विशेष शक्ति। ठीक है, अत्यांतिक वीटो। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए निलंबनकारी वीटो क्या होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई भी विधेयक भेजा गया और उसके बाद उसने उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया कि आप उसे एक बार पुनः विचार कर लें, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति क्या करना होता है? राष्ट्रपति इस पर बाध्य हो जाता है। तो उस वीटो को हम क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो। जैसे राष्ट्रपति को ये लगा कि इन्होंने ठीक से विचार विमर्श इस प्रस्ताव पे नहीं किया है, तो वो एक बार पुनः विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है। लेकिन याद रखें कि अगर पुनर्विचार के बाद जाएगा तो उस पर क्या होता है? उसे सहमति देनी पड़ेगी। ठीक, पॉकेट वीटो पर क्या होता है कि वो उसमें हाँ या ना ही नहीं करता है, हाँ या ना ही नहीं करता। बात समझ में? जैसे सामान्यतः देखिए इस स्थिति में महिलाएं देखने को मिल जाती, कुछ वैसे विषय होते हैं जिन पर ना उनका हाँ होता है और ना होता होता है या नहीं, और वास्तविकता ये होती है कि उस पर ना ही होता है। हाँ तो वो ना समझिए। ठीक, तो पॉकेट वीटो वाली स्थिति। तो पॉकेट वीटो क्या है? इसे क्या यूज किया? हाँ यूज किया था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने कब यूज किया था? डाक तार व्यवस्था पर। डाक तार व्यवस्था अधिनियम, डाक तार व्यवस्था अधिनियम। हालांकि एक विशेषित वीटो भी होता है, अमेरिका में चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता। ठीक है, तो हमें उसके बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। तो वीटो पावर राष्ट्रपति के पास होती है, ये बात समझ में। ठीक, अब देखिए एक मामला है आया था UN राव मामला। इसमें जजमेंट ये कहा गया कि राष्ट्रपति वही करेगा जो उससे प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद कहेगा। बात समझे? क्या कहा गया कि राष्ट्रपति वही करेगा जो उससे प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद कहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति वही सब काम करता है जो मंत्रिपरिषद उससे कहती है। सिंपल सी बात, यानी वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता बस। और यही बात आप देखिए, मैं बताऊं 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 44वें में इसे कहा गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा। मतलब पहले तो यही कह दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद कहे वही राष्ट्रपति करेगा, लेकिन फिर बाद में 44वें में क्या कह दिया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कुछ निष्कर्ष निकल कर आए, वो बता दें। विधेयक के बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे, अभी आप थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। कई विधेयक होते हैं, आपको पता होगा। एक साधारण विधेयक होता है, दूसरा धन विधेयक आपने सुना होगा, वित्त विधेयक होता है, और एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति को 3 पावर होती हैं, चाहे सहमति दे, असहमति दे, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है,
और फिर बाध्य हो जाएगा चौथे में। क्या हो जाएगा? बाध्य। क्या है? सहमति की भी है परमिशन और असहमति के लिए है, पुनर्विचार के लिए। इस पर किसके लिए है? सहमति की है, लेकिन पुनर्विचार की नहीं है। यानी धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते। बात समझ रहे? असहमति की भी नहीं है देखा जाए, क्योंकि पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होता है। तो केवल क्या हो सकता है? वित्त विधेयक में भी क्या पूर्व अनुमति से आएगा तो सहमति, ठीक। लेकिन इसे क्या कर सकता है कि वो दोनों सदनों में पारित करा सकता है, या हम कहें पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन वित्त विधेयक को भेज सकता है। अब संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें तो इसे भी आपको पता है कि वो पारित ही करेगा, पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकता। और एक बात और याद रखें कि ना इस पर ज्वाइंट सेशन, ना इस पर और ना इस पर, यानी इन पर किसी भी संयुक्त बैठक नहीं। और आगे पढ़ाएंगे इसमें डिटेल में विधेयक, इस पर वो संयुक्त बैठक भी करा सकता है, ठीक। तो ये विधेयक के बारे में भी याद रखें, उसी मामले से निकला है, क्योंकि वो विधेयक को ही तो कानून बनाएगा, जैसे सहमति या असहमति किस पर देगा और किस पर नहीं देगा, ठीक। तो ये अब हम कुछ ऐसी बातें आपको बता रहे हैं जो थोड़ा इन एग्जामों से हटकर है। रफ करें यहां तक, पहले कोई कंफ्यूजन किसी को आया हो तो पूछिए। बेसिक राष्ट्रपति आपको समझ आ जाना चाहिए कि मेन राष्ट्रपति के पद में क्या है। अब आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो उपराष्ट्रपति डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ हम ऐसी आपको बातें बताना चाहते हैं जो राष्ट्रपति पढ़ते समय आपको आनी चाहिए। हाँ, हालांकि पेपर में हो सकता है उससे कम चीजें आए, लेकिन वो समझ बहुत जरूरी है। जैसे एक चलता है कि प्रेसिडेंट ज्यादा शक्तिशाली है या प्रधानमंत्री, ये बताइए। ये व्यक्तित्व पे निर्भर करते हैं सर, इसका मतलब ज्यादा व्यक्तित्व अच्छा होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। अच्छा, ये आपको पता है अगर सच में ये चाहें तो कई बार प्रूफ हो चुका है कि वो अपन इतनी इसके पास पावर है कि वो प्रधानमंत्री कुछ भी ना करने दे। और ऐसे कुछ राष्ट्रपति हमारे सशक्त राष्ट्रपति में गिने गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम अगर सुना हो किसी ने, सुना है? ठीक। हम बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी इसमें रखा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को भी इसमें रखा जाता है, ठीक। कुछ कठपुतली प्रधान राष्ट्रपति भी रहे हैं, जैसे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, समझे। जैसे इनमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन भी रहे। मतलब कहने का ये है कि ये हमेशा डिपेंड ये करता है, जैसे सपोज करो अगर गठबंधन की सरकार चल रही है तो हमेशा राष्ट्रपति सशक्त होगा। अगर पूर्ण सत्ता की सरकार चल रही है तो कौन सशक्त होगा? प्रधानमंत्री। ऐसे कई मामले हैं। जैसे हम स्टार्टिंग की बात करें, नेहरू वर्सेस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खूब चला। पता क्यों? क्योंकि पहली बात तो नेहरू यही नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन जाए? राष्ट्रपति बन जाए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से आ रहे हैं? बिहार से। और नेहरू कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के। वो चाहते थे कि भारत में पहला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस तरीके से बने कि राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री अगर उत्तर भारत हो गया तो राष्ट्रपति दक्षिण भारत का हो जाए। तो दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति को वो चाह रहे थे कि वो क्या बन जाए? प्रधानमंत्री, मतलब राष्ट्रपति बन जाए। तो एक विरोधाभास। दूसरी चीज आपको पता है, हमारे यहाँ धर्म को लेकर राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो सोमनाथ मंदिर की अध्यक्षता करने के लिए काफी तत्पर रहते थे। और नेहरू नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार पर अभी विभाजन हुआ, उन चीजों को लेकर। तो कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो कई बार चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति की पावर याद दिलाई थी नेहरू को, समझे। लेकिन दोनों लोग कानून के बहुत जानकार थे और जनता पर बहुत प्रभाव था, समझे। तो उसकी वजह से बहुत क्या चलता था? हेल्दी डिस्कशन चलता था। मैं आपको बताऊं, आपको बताइए इस समय की राजनीति उस समय की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क आ गया। पहले इमेजिन करके देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल कहानी के रूप में अगर दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो सुना ही होगा। इनके बारे में इस एग्जांपल समझिए कि पहले की राजनीति कितनी हेल्दी होती थी और अब की राजनीति का स्तर कितना गिर गया। इससे समझिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धुर विरोधी थे गांधी के, और गांधी भी अगर देखा जाए तो धुर विरोधी किसके हैं? अंबेडकर के हैं। ऐसी बात।
नेहरू और पटेल भी बहुत पसंद नहीं करते हैं अंबेडकर को। अगर आप देखोगे इतिहास पढ़ के तो यही निष्कर्ष निकल कर आएगा। उसके बावजूद जब ये ढूंढना शुरू हुआ कि हमारी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन बने, तब कहते हैं कि नेहरू, पहले गांधी से पूछा गया कि आप बापू क्या कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि देखिए, कहने को कुछ भी कहो, भारत में सबसे ज्यादा कानून का जानकार व्यक्ति अगर कोई है तो वो अंबेडकर ही है। बात समझे? इमेजिन करिए कि उस समय का समाज जो इतना जातीय और उन सबसे बंधा होने के बावजूद किसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब फिर इमेजिन करिए, वो और डिफिकल्ट हो गया क्योंकि सबके सब लॉ पढ़े हुए हैं। मतलब आप भी डॉक्टर और दूसरा भी डॉक्टर, और आपके पास कोई पेशेंट आए और कहे हमसे अच्छा डॉक्टर कौन, ये कहना बड़ा मुश्किल। जैसे महिलाओं के लिए उनसे सुंदर वो महिला कहना बड़ा मुश्किल है ना, पुरुष से उससे शक्तिशाली पुरुष कहना बड़ा मुश्किल, पैसे वाला कहना बड़ा मुश्किल। तो इसी तरीके से कितना डिफिकल्ट रहा होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि नेहरू, पटेल और इन लोगों ने सबने क्या किया। और सोच कर देखिए कि उस समय अगर चुनाव की बात है कि अंबेडकर क्या चुन के पहुंच जाते बंगाल से या मुंबई से, नहीं पहुंच पाते क्योंकि कांग्रेस का दबदबा था। नेहरू और इन लोगों ने सोचा सबने कि देखिए उन्हें पहुंचाना तो है ही है, और आपको पता इलेक्शन में जितवाया और कहां पहुंचाया कि नहीं। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कट्टरपंथी होने के बावजूद, और आज तो आपको पता लोग सुनने को तैयार नहीं है, मतलब विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं। वो इंक्लूड करना तो बहुत अलग की बात है, राजनीतिक स्तर बताना हम चाहते हैं। उस सब कितना कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन और वो सब होता था, ठीक। तो अब की राजनीति और तब की राजनीति में क्या है, बहुत अंतर। आप इमेजिन करिए कि जेपी मूवमेंट जब आप पढ़ोगे तब उस दौरान देखोगे कि कितने क्लोज इंदिरा के थे जेपी, और फिर भी पूरी सत्ता को धराशाही करने में किसका हाथ है। लेकिन क्या इंदिरा ने कोई अपशब्द कहा कभी जेपी के बारे में? नहीं। चाचा मीन्स चाचा, बात समझ में। तो इस तरीके, लेकिन अब राजनीतिक स्तर वो नहीं है। अब आप देखते हैं कि कहां तक चला जाता है। अगर कोई रिश्ता बनाया भी जाता तो वो मजाक के मामले में, जैसे आप देखिए वो क्या बुआ बबुआ बोला जाता है, वो वाला भी, तो वो कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं, इमोशंस के भाव में नहीं, मजाक के भाव में वो चीजें। तो बहुत सी पॉलिटिक्स अगर आप इनसे यहां से पढ़ना शुरू करें तो आपको कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और यहां से सीख सकते हैं। जैसे एक कहा जाता है कि अगर शक्तिशाली की बात करें हम, इंदिरा गांधी और उनकी कि फखरुद्दीन अली अहमद को पता था कि इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रपति शासन लागू करवा रही हैं, राष्ट्रीय आपात लागू करवा रही हैं, इसमें अनुमति नहीं ली है मंत्रिपरिषद की, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। कारण क्या था कि इंदिरा गांधी का बहुत प्रभाव हो गया था। तो व्यक्तित्व राजनीति में बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे इस समय हम लोग देखते हैं कि लोगों को, जैसे हम लोग अभी इस एरा में जन्म लिए, तो हम लोग को ये लगता है कि बताइए कि इतना प्रभावशाली व्यक्ति, स्टेट के चुनाव भी उस व्यक्ति पर के नाम पर लड़े जाते हैं। अरे नेहरू इससे ज्यादा प्रभावशाली रहे, इनके नाम पर पूरे स्टेट के चुनाव केवल इनके नाम पर ही हो जाते थे। अब तो कुछ नहीं, उतना प्रभाव ज्यादा था। आपको पता, आप उसे पढ़कर देखिए तो आपको ये बातें पता चलती हैं। तो कहने का मीन ये है कि राजनीति का हमारे यहाँ उत्थान जो सोचा था वो ना होकर क्या हो गया। जैसे एक पता नहीं क्या था, मैं कहानी पढ़ रहा था उसमें कि एक बार गांधी आए अपना भारत देखने। तो गांधी जब अपना भारत देखने के आए तो राहुल गांधी से मिले, समझे। तो राहुल गांधी से पूछा कि बताइए अच्छा बच्चा तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएं भारत के। तो कहा कि ऐसा ही होगा, कि कितने वर्ष तक बने रहना चाहते हो। तो कहा कि 25 साल तक। तो कहने लगा कि ठीक है ऐसा ही होगा। तो राहुल गांधी को भरोसा नहीं हुआ कि केंद्र स्टेट में तो सरकारें नहीं बन रही है, प्रधानमंत्री फिर लगातार 25 साल तक। तो कहा बापू क्यों मजाक कर रहे हो। तो कहते हैं गांधी ने कहा कि मजाक शुरू किसने किया। नहीं समझे। तो हमारे यहाँ हम बताना आपको चाहते हैं कि ये राजनीति कोई राहुल गांधी पर एक कमेंट नहीं है और ना उनके उत्थान की। कहने का मीन ये है कि आपको पता हमारे यहाँ जो पैरासीट पॉलिटिक्स चल रही है, या हम कहें कि उस तरीके की जो पॉलिटिक्स से शुरू हुई हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। पहले के राजनेता जो बनते थे वो जमीन से उठकर, और आपको पता बहुत स्ट्रगलिंग के भाव से बने। अब आपको पता है कि किस आधार पर हो रहे। तो अगर हम इनमें चाहें राष्ट्रपति वगैरह में, तो बहुत सी ऐसी चीजें भी निकाल कर ला सकते हैं। हालांकि हम आगे आपको पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है।
इसमें राष्ट्रपति में इतना ही जानना आपको, पेपर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है।